तो आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो इसीलिए सबसे पहले आप हमारे सभी दर्शकों को ये बताइए कि आखिरकार म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग फिक्स डिपॉजिट्स में, सेविंग्स अकाउंट्स में या फिर गोल्ड या प्रॉपर्टी में निवेश करने का सोचते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड से हालांकि ज़्यादातर लोग दूर ही रहते हैं। तो इसमें निवेश करने के फायदे क्या हैं, ये भी बताइए। जी नमस्कार। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिटर्न्स हमको कहाँ से मिलता है और कितना मिलता है। तो जो आपने बताया कि सेविंग्स फंड में, एफडी में अगर आप पैसा डालते हो या फिर रियल एस्टेट में डालते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और नेगेटिव्स क्या क्या हैं। तो एक चीज़ कहा जाता है, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन होता है जो महंगाई दर जो होता है उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो हमको ये देखना पड़ता है कि जो रिटर्न हमको मिल रहा है वो इन्फ्लेशन दर से ज़्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है। जी। तो आप ज़्यादातर समय आपको ये लगेगा कि महंगाई दर से आपकी कमाई जो है वो सेविंग्स में या फिर फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिल पाता है। और जहाँ बात रहा रियल एस्टेट का, गोल्ड का, तो रियल एस्टेट एंड गोल्ड साइक्लिकल होते हैं, यानी कभी आपको देंगे रिटर्न्स, कभी आपको नहीं देंगे। ठीक है। प्लस ये होता है कि आप जब बेचना चाहें तो तुरंत बिक ना पाए। तो ये सारा चीज़ देखते हुए अगर आप सारे एसेट क्लासेस को मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि इक्विटी ओरिएंटेड जितने भी फंड्स होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलता है, जो इन्फ्लेशन को बीट करता है और सही मायने में आपका वेल्थ क्रिएट करता है। जी। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, जिससे कि आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है प्लस आपको इक्विटी का बेनिफिट भी मिलता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसे समय पे जब हम देख रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, एक ऐसे निवेश के विकल्प को चुनना जहां पर हमें इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिले, यानी कि महंगाई दर से ज़्यादा आपको रिटर्न मिले जिससे कि आपकी कुछ कमाई हो पाए, ये चुनना ज़रूरी है। और वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स उस कमी को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर किसी को आज निवेश स्टार्ट करना हो म्यूचुअल फंड में तो वो कैसे करें? क्या किसी बैंक के पास जाएं, वहाँ से कोई अकाउंट खोलना होता है, या फिर आज तरह तरह की फिनटेक ऐप्स भी हैं जहां पर वो बोलते हैं आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें? तो सही सेफ जरिया क्या है म्यूचुअल फंड्स में निवेश का? जी, तो अभी आपके पास बहुत से ऑप्शन है। पहला आप क्या कर सकते हो कि mpindia.com करके एक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स का एक साइट है, वहाँ पर जा करके आपको वहाँ पे एक बहुत फाइंड योर डिस्ट्रीब्यूटर करके है। ठीक है। वहाँ पर आप अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर को आप खोज सकते हैं और जो जिससे आप कंफर्टेबल होते हैं उसके साथ आप कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। इसके अलावा बहुत से नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, बहुत से बैंक्स होते हैं, बहुत से फिनटेक्स होते हैं जिनके पास आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हो और उसमें निवेश कर सकते हो। ठीक है। तो अभी जो अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छे से है। तो आप एक MFD यानी एक इंडिविजुअल पर्सन के पास जा करके भी कर सकते हो, या फिर आप जो भी फिनटेक ऐप है, बैंक के ऐप है या नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऐप है, उस ऐप को यूज़ करके आप घर में बैठे बैठे निवेश कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बताइए ओंकारेश्वर जी कि अब म्यूचुअल फंड चुनना ये सबसे बड़ा काम होता है, तो कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही है, ये मैं कैसे डिसाइड करूं? ये बात आपने सही बोला है, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? जी। तो इसको देखने के लिए हमको देखना पड़ता है कि हमारा गोल ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए मैं क्यों ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अगर मुझे पता है कि इससे मुझे ये गोल को अचीव करना है, जो गोल आप मान लो कि मेरे बच्चे के पढ़ाई के लिए है, या फिर मेरे रिटायरमेंट के लिए है, या फिर मेरे घर के लिए है, तो ये देखते हुए उसके बाद क्या होता है, या फिर वेकेशन के लिए या फिर कार खरीदने के लिए जी। तो इसको देखते हुए हम क्या करते हैं कि इसका ड्यूरेशन कितना है, कितने समय के लिए हम ये निवेश करना चाहते हैं और कब मुझे वो चीज़ चाहिए। उनको ध्यान देते हुए अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। ओंकारेश्वर जी, अब अक्सर ये देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तैयार करते समय भी कुछ डाउट आता है लोगों के मन में। तो कितने फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो के तौर पर, ये बताइए। जी, 4 से 6 स्कीम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। रीजन उससे ज्यादा होने से ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और रिटर्न सब ऑप्टिमल हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि 4 से 6 स्कीम में हमको मेरा सारा रिक्वायरमेंट मीट हो जाना चाहिए। उसमें डिपेंडिंग अपॉन मेरा ऑब्जेक्टिव लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप,
या फिर इसके अलावा हाइब्रिड फंड्स है या डेट फंड्स है, जैसे ये सारे मिला करके 4 से 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको वो सही रिटर्न्स नहीं मिलता। तो इसके अलावा ये बताइए, जो एक अक्सर लोगों के मन में डाउट आता है कि म्यूचुअल फंड्स का अकाउंट तो खुलवा लिया, लेकिन अब शुरुआत में एसआईपी के जरिए हर महीने एक रेगुलेटेड फैशन में वो निवेश करें, या आज की मौजूदा स्थिति में अगर कोई इक्विटी या डेट में निवेश कर रहा है तो एक लमसम अमाउंट में निवेश कर दें, सही स्ट्रैटेजी क्या रहती है? अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप एसआईपी से चालू करें। ओके। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको समझ में आने लगता है कि मार्केट किस तरह से काम करता है, प्लस एक साथ आप ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हो तो आपको वो डर भी नहीं रहता है कि मेरे पैसे के साथ क्या होगा जी। और थोड़ा थोड़ा पैसा आप जब लगाते हो तो वहाँ पर लंबे समय के लिए जब आप छोड़ते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि बोला जाता है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जी, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी आपको पता चलता है कि कैसे आप 2,500 रुपये लगा करके 25 साल में करोड़पति बन सकते हो। ओके, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, यानी कि आपने टोटल निवेश 7.5 लाख किया है 25 साल में, लेकिन 1 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो बन जाए, मतलब कि वेल्थ क्रिएट हो जाए। ये आपने बहुत ही काम की बात बताई, क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है कि करोड़पति बनने के लिए शायद लखपति होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई करोड़पति बन पाएगा, लेकिन केवल मात्र 2,500 रुपये से, जो आपने बात कही है, जो अक्सर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप 2,500 रुपये से भी शुरुआत करें तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश के ज़रिए आप करोड़पति बन सकते हैं। ये पॉसिबल है। और अभी आगे जाते हुए हम पूछेंगे कि कैसे, किस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो तैयार करना है जिससे कि आप करोड़पति वाला पोर्टफोलियो तैयार कर पाएँ, वो भी हम ओमकारेश्वर जी से पूछेंगे। एक और डाउट जो ज़्यादातर लोगों के मन में आता है, वो मैं सवाल के तौर पर आपसे पूछती हूँ। अक्सर हम देखते हैं जब हम म्यूचुअल फंड चुनने जाते हैं कि कुछ डायरेक्ट प्लान्स होते हैं, कुछ रेगुलेटेड प्लान्स होते हैं, तो इनमें अंतर क्या रहता है और निवेश कहाँ करने में फ़ायदा रहेगा, ये बताइए। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं और हमको मार्केट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है जी, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के हेल्प लेने से, जो आदमी इस फील्ड में काफ़ी दिन से है और उसको समझ है कि क्या आपका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से, क्योंकि करीब 3-4 हज़ार स्कीम्स अवेलेबल है। अब 3-4 हज़ार स्कीम्स में आपको कौन सा स्कीम देना चाहिए वो खोजने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है। इसलिए चाहिए कि आप किसी का हेल्प लें जो कि एक क्वालिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसके साथ जा सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, आपको सारे फाइनेंशियल मार्केट समझ में आता है, आप उतार चढ़ाव जानते हैं, आप एसेट क्लासेस के बारे में जानते हैं और आपको मदद की जरूरत नहीं है, तो उसमें आप डायरेक्ट प्लान में जा सकते हैं और डायरेक्ट प्लान में फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया कि कहाँ पर अगर आपको अपने सहूलियत के हिसाब से भी और अपने नॉलेज के हिसाब से भी ये चुनाव करना ज़रूरी है कि कन्वीनियंस फी जो होती है आपको वो नहीं देनी पड़ेगी एक प्लान में, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है कि कौन से प्लान्स में किस तरीके के जो फंड्स हैं उनमें आपको निवेश करना है, तो उसका ध्यान ज़रूर रखिए। अब एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, आपसे पूछूंगी कि अक्सर लोग म्यूचुअल फंड्स, जैसे आपने बताया, कई तरीक़ों से हम जाँच सकते हैं, उसके बाद सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए बेहतर म्यूचुअल फंड कौन सा है। परफॉर्मेंस अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की जाननी हो तो कौन कौन से पैरामीटर्स चेक करने होंगे, क्या चेक करना होगा जिससे पता चले कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देता हुआ आ रहा है और इसमें निवेश करना बेहतर आइडिया रहेगा? ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझ लें कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस जी, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। और जो भी पास्ट परफॉर्मेंस था वो एनएवी में ऑलरेडी बिल्टअप हो चुका है, यानी कि वो प्राइस में ऑलरेडी बिल्टअप हो चुका है। तो अभी अगर मैं निवेश कर रहा हूँ तो मुझे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि अभी का जो पोर्टफोलियो है वो कितना अच्छा है। तो क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि वो एक रिजनेबल भाव पे मुझे मिलना चाहिए। ये दो चीज़ को देखते हैं। फिर तीसरा चीज़ आप ये देख सकते हो कि उसका PER कितना, यानी कि उसमें एक्सपेंस कितना लगता है, क्योंकि जो एक्सपेंस होता है वो आपके रिटर्न से माइनस किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद ये भी देखना चाहिए कि टर्नओवर कैसा है। अगर टर्नओवर यानी कि कितना बार आपका वो जो पोर्टफोलियो है वो खरीदा बेचा जा रहा है जी, ये सब चीज़ आप देख करके आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है और उसी हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करें और फिर उसके बाद इक्विटी, डेट या हाइब्रिड को सेलेक्ट करें।
ठीक है। ओंकारेश्वर जी, अब ये हमें बताइए और हमारे सभी दर्शकों को भी बताइए कि इस वक्त अगर किसी को पोर्टफोलियो तैयार करना हो तो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स इस समय कौन से हैं और वहाँ पर किस तरीके का रिटर्न देखने को मिल रहा है और कितना ग्रोथ पोटेंशियल है? अगर कोई आज निवेश करना चाहे तो आपकी राय उनके लिए सबसे ज़रूरी है। जी, तो अगर ये ग्रोथ सबसे ज़्यादा इक्विटी फंड्स में होते हैं और रिस्क भी सबसे ज़्यादा इक्विटी फंड्स में होते हैं। तो अभी जो मार्केट का कंडीशन है, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो कुछ फंड्स हैं जिसको आप ध्यान रख सकते हो। पहला फंड जो है वो एक्सियस ESG फंड है, ग्रोथ प्लान। दूसरा जो फंड है वो UTI इक्विटी फंड है, ग्रोथ प्लान। तीसरा जो है वो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है, वो भी काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद चौथा आप देख सकते हो तो एक इंडेक्स फंड है HDFC सेंसेक्स 30, तो उसको आप ले सकते हो। और पांचवा एक और है सैमको फ्लेक्सी कैप फंड, उसको आप ले सकते हो। ठीक है। और इसमें जो रिटर्न होने का 3 से 5 साल का जो रिटर्न हो सकता है वो करीब आपको 13 से 17% तक मिलता है। 13 से 17% तक का रिटर्न यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टॉप 5 फंड्स के नाम भी यहाँ पर आपको पता चल चुके हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप ज़रूर बात कीजिएगा। इन 5 फंड्स में से अगर आपके पोर्टफोलियो को कोई फंड सूट करता है तो डेफिनेटली आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं निवेश की। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।